देश की राजधानी दिल्ली के दक्षिणी हिस्से का एक पॉश इलाका सर्दी के प्रकोप से कांप रहा था। 27 फरवरी 2019 की दोपहर लगभग 3:40 पर दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम पर एक कॉल आती है और कॉल करने वाले ने पुलिस को सूचना दी कि दिल्ली के सरिता विहार रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के किनारे एक लावारिस बोरा पड़ा हुआ है। उसमें एक लड़की का बेजान शरीर मौजूद है। सूचना मिलने के बाद पुलिस के सीनियर अधिकारी और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उसने बोरे को अपने कब्जे में लिया। उस बोरे में से 24 साल की लड़की का शरीर मिला। उसने जींस और कुर्ती पहनी हुई थी। मौसम में काफी ठंड थी, इसीलिए यह शरीर अभी सड़न शुरू नहीं हुई थी। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि यह घटना कम से कम 1 या 2 दिन पुरानी जरूर है। शरीर पर जिस तरीके के घाव थे उसे देखने के बाद ये लग रहा था कि इस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म का तरीका वैसा ही है जैसा कि दिल्ली की निर्भया केस में लड़की के साथ हुआ। गले और चेहरे पर खरोच के निशान थे। तो आखिर कौन थी ये लड़की और क्यों इसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, जानेंगे हर एक बात को। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। महिला पुलिस ने लड़की के कपड़ों की तलाशी ली तो उसमें एक पत्र और एक मोबाइल मिला। पत्र में मरने वाले का नाम, पता और उसके कातिलों के नाम और नंबर मौजूद थे। पत्र में मिली जानकारी के बाद पुलिस सिमरन नाम से इस लड़की की पहचान करती है। फिर अंबेडकर नगर वाले पते पर संपर्क करती है। वहां सिमरन के पिता पुलिस को बताते हैं कि 25 फरवरी 2019 को ही वो लापता हो गई थी। इस बात की थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। पत्र की तस्दीक करने के लिए पुलिस ने उस लड़की की हैंडराइटिंग का मिलान पत्र में लिखी हैंडराइटिंग से किया। सिमरन के पिता ने कहा कि यह हैंडराइटिंग तो मेरी बेटी की है। अब इस पत्र के आधार पर पुलिस ने आरुष नाम के युवक के घर पर संपर्क किया। उसके घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि वो कहीं बाहर गया हुआ है। पुलिस आरुष को घर वालों की बताई जगह से अरेस्ट कर लेती है। उस समय सिमरन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। सिमरन के साथ बहुत ही ज्यादा दरिंदगी की गई थी। खासतौर से उसके निजी अंग पर 1 से ज्यादा घाव थे। उसके साथ सामूहिक रूप से जबरदस्ती की गई थी। इसके बाद गला घोटकर उसे मार दिया गया। आरुष के अलावा 2 और लड़कों का भी जिक्र उस पत्र में था। पुलिस उन दोनों को भी पकड़ती है और पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन पूछताछ में आरुष जो बताता है कि वो तो सिमरन को जानता ही नहीं। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है और उस लड़की की हत्या करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरीके से वो 2 और लड़के भी इस पूरे कांड को झुटला देते हैं जिनका नाम उस पत्र में लिखा था। पुलिस इन लड़कों को हिरासत में रखती है और उनकी पूरी क्राइम कुंडली खंगालती है। इसके अलावा सिमरन की कॉल डिटेल भी निकलवाई जाती है। कॉल डिटेल से पता चलता है कि सिमरन ने आखिरी कॉल आरुष को ही किया था। इस बात को लेकर आरुष कहता है कि मैं जानता हूं कि इस तरह की एक कॉल आई थी, लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई और फोन कट गया। ये लड़की कौन है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद पुलिस उस लड़की और उसके कई महीनों की कॉल डिटेल निकलवाती है। इसके पहले कभी भी इन दोनों की बातचीत नहीं हुई थी। इस तरह वो मामला जिसे देखकर पुलिस सोच रही थी कि ये मामला हल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस अब इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू करती है। सर्विलांस के साथ साथ सीसीटीवी कैमरेज की मदद लेती है ताकि यह पता चले कि आखिर रेलवे लाइन के किनारे इस लड़की के शव को कौन छोड़कर चला गया। सरिता विहार के जिस रेलवे लाइन के किनारे वो बोरा मिला, वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पुलिस ने देखा कि एक होंडा सिटी कार नजर आ रही थी। ये एक किराए की कार थी। इसके अलावा और कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। इस कार को किसने बुक किया इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने 24 और 25 फरवरी की तमाम कॉल डिटेल निकलवाई। इसके बाद इसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर सिमरन ने पहले कभी बात ही नहीं की थी। घटना के समय इन दोनों फोन की लोकेशन सरिता विहार में ही थी। पुलिस ने जब उस नंबर की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर से उस सिम कार्ड को खरीदा गया था, लेकिन सिम कार्ड पर जो पता डाला था वो भी फर्जी था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस सिम कार्ड से केवल सिमरन को ही कॉल किया गया। सीसीटीवी और सर्विलांस का उपयोग करने के बाद भी पुलिस को इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सिमरन की हैंडराइटिंग को चेक करने के लिए जब लड़के के पिता उसकी सारी कॉपी किताब चेक कर रहे थे, उसी में एक डायरी भी मिलती है और उस डायरी में केवल 2 शब्द लिखे थे। पहला शब्द था प्रसाद और दूसरा शब्द था जॉब। इसके बाद एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। जब इस नंबर पर लड़की के पिता ने कॉल किया और पूछा कि क्या वे सिमरन को जानते हैं, क्या उनकी बेटी ने कभी नौकरी के लिए इस नंबर पर फोन किया था, तो उधर से जवाब मिला, हाँ वो सिमरन को जानते हैं और 20 से 25 दिन पहले नौकरी को लेकर उनकी उससे बात भी हुई थी। लेकिन इसके बाद और कोई बात नहीं हुई।
लेकिन सामने वाला शख्स जिस तरीके से बात कर रहा था उससे लग रहा था कि उसकी आवाज लड़खड़ा रही है। इससे सिमरन के पिता को उस व्यक्ति पर शक हो गया और उन्होंने इस नंबर के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पता चला कि घटना से ठीक 20 दिन पहले सिमरन की उस नंबर से बात हुई। वो नंबर शक के दायरे में आ गया, इसीलिए पुलिस ने उस नंबर की जांच शुरू की। उस नंबर की लोकेशन निकाली गई। जब घटना वाले दिन उस नंबर की लोकेशन का पता लगाया तो पता चला कि सिमरन के फोन की लोकेशन और उस नंबर वाले फोन की लोकेशन एक ही थी। पुलिस अब तमाम डिटेल निकालकर उस फोन के मालिक को हिरासत में ले लेती है। पहले तो वो इधर उधर की बातें करता है और पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय तक पुलिस घटना वाले दिन इस्तेमाल की गई होंडा सिटी कार को किराए पर लेने वालों की जानकारी हासिल कर लेती है और उनको भी अरेस्ट किया गया। तो पूरा मामला आईने की तरह साफ हो गया। इसके बाद की जो कहानी सामने आई उसने आपराधिक मानसिकता का एक चेहरा सामने रखा, जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। सिमरन डायरी में जिस प्रसाद का नाम लिखा था उसका पूरा नाम दिनेश प्रसाद था और सिमरन के साथ जो दुर्घटना घटी उसके कई महीने पहले वो चोरी के एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। उसी जेल में इसकी मुलाकात 302 के आरोपी धनंजय और बंटी से हुई। बंटी बुराड़ी से पकड़ा गया था। धनंजय और दिनेश की यह मुलाकात दोस्ती में बदल गई, लेकिन धनंजय और बंटी की आपस में लड़ाई हो गई। इसके बाद यह भी पता लगा कि बंटी घर परिवार से अच्छा है और उसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। इस घटना से 2 महीने पहले धनंजय और दिनेश को जेल से जमानत मिल गई, जबकि बंटी जेल में ही बंद था। जेल से आने के बाद दोनों ने एक साजिश रची। उन्होंने सोचा कि बंटी के भाई और उसको अगर 302 के मामले में फंसा दे तो वो जेल चला जाएगा और इसके बाद 200 गज के उसके खाली प्लॉट पर वो कब्जा कर लेंगे। जमीन पर कब्जा करने और तमाम कानूनी दांव पेच में इनकी मदद करने के लिए एक 20 साल के सौरभ भारद्वाज नाम के युवक को भी इन्होंने तैयार कर लिया और तीनों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। इस साजिश के तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जाकर सबसे पहले एक सिम कार्ड खरीदा, जो कि फर्जी नाम पते पर खरीदा था। सिम कार्ड से वो सिर्फ अपने टारगेट से ही बात करना चाहते थे। दिनेश ने सबसे पहले इस प्लान के बारे में बताया कि वो अपनी जान पहचान की एक लड़के की दोस्त को अपने जाल में फंसाए। उसे नौकरी की जरूरत हो। नौकरी करने की इच्छुक सिमरन दिनेश के इरादों से बेखबर उसके झांसे में फंस जाती है। जब सिमरन को जॉब ऑफर के बहाने से मिलने के लिए बुलाया जाता है तो वो मिलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब दिनेश और सिमरन की बातचीत हुई उसके बाद 20 दिनों तक फोन पर कोई बात नहीं हुई। दिनेश ने ऐसा इसलिए किया ताकि उस पर किसी को शक न हो। इसके बाद 25 फरवरी 2019 को दिनेश ने नए सिम कार्ड से सिमरन को कॉल किया और बताया कि उसका फोन खराब हो गया है, इसीलिए नए नंबर से कॉल कर रहा है। वो कहता है कि सरिता विहार में उसका इंटरव्यू करा देगा। सिमरन नौकरी की तलाश में वहां पहुंच जाती है, जहां पहले से ही सौरभ, धीरेन्द्र और दिनेश मौजूद थे। एक फ्लैट पर ले जाकर तीनों सिमरन के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, फिर जान से मारने की धमकी देकर उसे अपने कब्जे में लेते हैं और उससे अपने मन मुताबिक पत्र लिखवाते हैं। सिमरन जब यह पत्र लिखकर देती है तब वह सभी उसके साथ सामूहिक रूप से जबरदस्ती करते हैं, फिर फ्लैट में ही गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद सिमरन के शरीर को ठिकाने लगाने की चुनौती थी, तो छोटा मोटा अपराध करने वाले रहीमुद्दीन और चंद्रशेखर को वो 5-5 हजार का लालच देते हैं और उनके ही नाम से किराए की टैक्सी बुक करते हैं। ऑनलाइन टैक्सी को वो पूरे दिन के लिए बुक करके उसे 7,000 का पेमेंट भी करते हैं। इन्हीं दोनों आरोपियों के जरिए सिमरन के शरीर को एक बोरे में भरकर रात के समय रेल लाइन के किनारे फेंकवा देते हैं। लड़की के शरीर को फेंकने से पहले उसकी जीन्स में मोबाइल और लेटर भी डाल देते हैं। इसके बाद फर्जी पते पर खरीदे सिम कार्ड और फोन के साथ साथ लड़की के पर्स को नाले में फेंक देते हैं। अपने से जुड़ा हर सबूत मिटा देते हैं। इसके बाद ये सभी आरोपी आरुष के गिरफ्तार होने का इंतजार करने लगते हैं। वो चाहते थे कि आरुष जेल चला जाए ताकि वो इसकी जमीन पर कब्जा करके प्लॉट का आपस में बंटवारा कर ले, लेकिन इस परफेक्ट क्राइम का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। 4 मार्च 2019 को पुलिस ने सिमरन मर्डर केस का खुलासा कर दिया। ऐसे अपराधियों को कानून के मुताबिक सजा मिल ही जाएगी, लेकिन ये घटना हम सबको सतर्क करती है कि आप चाहे कितने ही जरूरतमंद क्यों न हो, पर हमेशा सतर्क रहें। याद रखें, सावधानी में ही सुरक्षा है। तो आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर कहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।